कहानी ब्लडी मैरी। मैं ये कहानी तभी सुनाऊंगा क्योंकि मैंने खुद उसे जिया है। ये किसी किताब से, फिल्म से या किसी और की कहानियों से नहीं ली गई। ये मेरे और मेरे दो दोस्तों विशाल और आदित्य की असल रात की बात है। मैं उस रात जो देखा और जो महसूस किया वो मेरे अंदर आज तक बैठा हुआ है। सब कुछ उस साल की अक्टूबर में शुरू हुआ। हम तीनों कॉलेज के दोस्त थे। परीक्षा के बाद कुछ आराम के दिनों में गांव गए थे। गांव में पुराना एक मकान था जो हमारे चाचा के घर के पास ही खड़ा था। खाली, टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन अंदर से कुछ अजीब चीजें थीं। गांव वाले कहते थे कि कभी वहां एक आराध्य स्थान था। पुराने जमाने की चीजें मिली थीं। मकान के एक कोने में पुराना फर्नीचर, टूटे झूले और एक बड़ा पुराना दर्पण रखा था। ऊंची लकड़ी की फ्रेम, किनारों पर कांटे जैसी बनावट और शीशे में कुछ बेहद महीन दरारें। हम वहां 2 दिन रुके थे। पहले दिन सब सामान्य लगा। शाम को चाय, बातचीत, बचपन की यादें। पर तीसरी रात को विशाल ने मस्करा कर कहा, चलो ब्लडी मैरी करते हैं, मजा आएगा। आदित्य हंसा, ऐसा क्या होगा? मैंने मना किया, लेकिन किसी तरह हमारी मर्दानी हिम्मत, शराब की असर और डर रोमांच की चाह ने हमें वहां खड़ा कर दिया। रात लगभग 12 बजे थी। मकान के भीतर का सन्नाटा गहरा था। हमने मोमबत्तियां जलाई और दर्पण को सामने रखा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं करूंगा, पर बातें बढ़ती गईं। आखिरकार तीनों ने हाथ मिलाया और हमने दर्पण के सामने खड़े होकर 3 बार नाम लिया, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। पहले 2 बार कुछ नहीं हुआ। हवा हल्की सी चलती और मोमबत्ती की लौ टिमटिमा जाती। पर तीसरी बार जैसे ही नाम पूरा हुआ, दर्पण पर कुछ अलग सा हुआ। शीशे की सतह पर पहले एक ग्रीजी परत सी बनी, जैसे किसी ने आईना रगड़कर साफ किया हो, और फिर किसी और की परछाई निकल आई। पर यह परछाई साधारण नहीं थी। उस पर एक औरत का चेहरा उभर आया, उम्र न बताने वाला, आंखों में अजीब सा खालीपन और मुकम्मल तौर पर सूखा हुआ होठ। उसके बाल गीले और उलझे हुए थे और पूरे चेहरे पर कुछ सूखे रहे खून के धब्बे थे। पहली बार मैं सचमुच डर गया। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया और विशाल की सांसें तेज हो गईं। फिर वही आवाज आई, धीमी, बलगम सी, शरीर में रेंगने वाली, तुमने मुझे बुलाया। उस आवाज ने मेरे कानों के पर्दों को झकझोर दिया। मेरे हाथ ठंडे हो गए। पर जैसे सुबह की किसी बीमारी की तरह मन में एक बेबस जिज्ञासा भी उठी कि अगर ये सच है तो क्या होगा। और तभी दर्पण की सतह पर कुछ हिलने लगा। हमने भागने की कोशिश की पर दरवाजा कसकर बंद हुआ था। बाहर की रस्सी टेढ़ी मेढ़ी नहीं, मगर अंदर से भी कुछ दबाव दिखाई दे रहा था। मोमबत्ती की लौ झकझोर उठी और फिर बुझ गई। अंधेरा अचानक इतनी घनी छाया में बदल गया कि मेरे फेफड़ों में अचानक एक भारीपन सा आ गया। आदित्य ने अपनी टॉर्च चलाई। किरण जैसे शीशे पर पड़ी और दर्पण की सतह पर उस औरत का चेहरा और नजदीक लगने लगा। फिर एक पल ऐसा आया कि दर्पण के अंदर की ठंडी हवा हमारे चेहरों पर चलकर निकल दी। उसकी उंगलियां शीशे से बाहर निकलती दिखी, पर जैसे शीशा भी गला दे रहा हो। फिर अचानक वो उंगली बाहर आकर मेरे कंधे पर छुई। मैंने उस स्पर्श को महसूस किया, ठंडी, नुकीली, जैसे किसी ने आखिरी बार खून छुआ हो। मैंने चीख मारी और उसी चीख में कुछ और हुआ। आदित्य का चेहरा टेढ़ा हो गया। विशाल जमीन पर गिर गया। निहार के जैसे घबराहट में हमारी आवाजें भी दर्पण में दबकर लौटने लगी। हमें सुनाई दे रहा था पर आवाज वापस गूंजती थी और उस गूंज में एक अजीब सा स्वर मिला, अब एक तुम्हारा। उस रात हमने किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश की, पर हर कदम पर ऐसा लगा कि मकान की दीवारें सिकुड़ रही हैं। अंत में जब सुबह की हल्की रोशनी आई, हम में से कोई भी ठीक से सोया नहीं था, पर हमें लगा कि ये सब किसी बुरी नींद जैसा था। जब तक हमने बाहर निकला और देखा कि विशाल की बाजू पर सूक्ष्म कटी सी रेखाएं थीं, जो किसी के पंजे की बनी हुई लग रही थीं। आदित्य की गर्दन पर कुछ अजीब सी चुंबक सरी की निशानियां थीं, छोटे छोटे निशान जो जैसे किसी ने जकड़ कर रख दिए हों। आगे के दिनों में चीजें बद से बदतर होती गईं। विशाल रात को खुद ब खुद उठकर दर्पण के पास बैठ जाता। उसकी आंखों में एक खालीपन था और वो अक्सर रात के सन्नाटे में मुस्कुरा देता। और वो मुस्कान जिंदा आदमी के चेहरे की नहीं, किसी दूसरी दुनिया की हंसी जैसी थी। आदित्य ने बताया कि वो सपनों में एक औरत उसे बुलाती थी, धीरे से नाम लेकर, पर जब वो उठता तो उसकी आवाज कांपती थी।
मैं खुद रात में डर कर बाहर निकल आता, कोई शोर, कोई कदम, पर सब कहीं गायब। एक हफ्ते के भीतर ही हमारे जीवन में गिरावट आ गई। हमारे मोबाइल्स पर संयोगिक रूप से वही तस्वीरें आना शुरू हो गईं। कभी किसी की सेल्फी का बैकग्राउंड दर्पण में एक औरत का अर्ध नजर आता, कभी रात की एक वीडियो में कहीं न कहीं उससे जुड़ी परछाई झलक जाती। एक बार विशाल ने अपने फोन की स्क्रीन गलत ढंग से देखी और उस पर दर्पण में किसी औरत का चेहरा झलक गया। चेहरे पर वही पुरानी दरारें, वही सूखे खून के धब्बे। हमने मोबाइल्स को देखकर फेंका, बंद कर दिया, लेकिन चीजें यही नहीं रुकी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने जब ये सब सुना तो उन्होंने हमें कहा कि वो दर्पण कोई साधारण दर्पण नहीं है। उनकी भाषा में ये बांध चित्र था जिसमें किसी के दुख और यादें सट कर रह जाती हैं। उन्होंने बताया कि पुराने जमाने में लोग किसी की दर्दनाक मौत के बाद उसकी याद में ऐसे दर्पणों को अलग जगह पर रखते थे, पर अगर वो दर्द बिना शांति के रह जाए तो दर्पण उसे रोक कर रख लेता है। उन्होंने चेतावनी दी कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए या कहीं नीचे मिट्टी में दबा देना चाहिए। हमने उस दर्पण को वापस उसी कमरे में छोड़ दिया, पर रोज सुबह नई नई चीजें दिखने लगी। किसी के बाल गीले पड़े दिखाई देते, किसी के डायरी के पन्नों पर खूंटी जैसी धारियां बनती। रात के समय जब घर के बाहर का शोर कम होता, मैं साफ सुनता किसी की धीमी धीमी गुनगुनाहट। कभी कभी लगता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। एक रात में अकेला जागा हुआ था। विशाल और आदित्य सो रहे थे। मैंने चोरी छिपे उस कमरे की ओर आंखें घुमाई जहां दर्पण रखा था। दर्पण की शीशा में कुछ हल्की सी हलचल थी, जैसे उसमें कोई सांस ले रहा हो। डर के बावजूद मेरा कदम वहां खिंच गया। तभी मैंने देखा दर्पण की सतह पर किसी ने अपने नाम कुछ लिखा था, पर वो नाम मेरी आंखों के सामने घुल कर बदल गया। फिर सामने से आवाज आई, धीमी, फुसफुसाती, तुमने मुझे बुलाया। मैंने वाहन सी आवाज में उत्तर देने की कोशिश की, कौन हो तुम? पर आवाज ने मेरे पिछले पन्ने पर मेरा खुद का नाम कह दिया और फिर कहा, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उस रात के बाद से मैं किसी तरह अपनी नींद खो बैठा। मुझे लगता कि मेरी परछाई अलग रहती, दर्पण की तरफ झुक कर देखती। मैंने और मेरे दोस्तों ने साहस जुटाया और दर्पण को गांव के नदी के पास एक गहरे कुएं में फेंकने का फैसला किया। हमने रात को कौशल से कुएं तक पहुंचकर दर्पण को उस गहरे पानी में फेंक दिया। पानी में उतरते वक्त दर्पण से एक अजीब सी ध्वनि निकली, मानो किसी ने सीटी बजाई हो, और पानी ने कुछ पल के लिए चमक दिखाई। हमने वहां से भागते हुए देखा कि कुएं की सतह पर रिंग बन रही थी और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। पर सच ये है कि चीजें हमेशा वापस नहीं रहती। उस रात जब हम लौटे तो विशाल का व्यवहार बदल चुका था। वो जैसे ठीक हो गया था, पर उसकी आंखों के कोने में एक काली परत सी रह गई थी। हमारी उन्नति पर जैसे किसी ने निशान छोड़ा हो। हमने सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ महीनों बाद जब मैंने अपने फोन की गैलरी खोली, मैंने एक तस्वीर देखी। वही पुराना दर्पण अब किसी अंधेरे कमरे में टिका हुआ और शीशे में एक साफ परछाई थी, मगर ये परछाई मेरी नहीं थी। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम समझो, कुछ चीजें जिन्हें हम मजाक समझकर बुलाते हैं, वे हमारे जीवन में छुप कर बैठ जाती हैं। मैं नहीं जानता कि क्या वो दर्पण असल में ब्लडी मैरी को रोकता था या उसे बुलाता था, पर मैं ये जानता हूँ कि उस रात से मेरी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रही। अगर तुम कभी किसी पुराने दर्पण के सामने मिलने जाओ, खासकर रात के सन्नाटे में, तो बस इतना समझ लो, वहाँ कुछ आंखें तुम्हें देख रही होती हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी। और किसी भी जरूरत से ज्यादा उन आंखों से मोहताज ना होना। छोड़ दो, वापस आ जाओ।